हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो हिंदी का पेपर आता है या हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 37 क्वेश्चन की जो है तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपके 37 में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम 37 में जो है चेक करेंगे कि 37 में कितने नंबर आते हैं। आप सभी भी अपने नंबर आप जो है ज़रूर देखा करिए कि आपकी कितनी तैयारी हो पाई है और आपके 37 में 37 नंबर आते हैं या फिर कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि एक शब्द दिया है प्रबंधकर्ता, इसका जो स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। तो इसका क्या प्रबंधकारिणी होता है, प्रबंधकीन होता है, प्रबंधकर्जी होता है या फिर प्रबंधकारिणी होता है। तो यहाँ पे जो है प्रबंधकर्जी नहीं बल्कि यहाँ करती है। ठीक है, प्रबंध यहाँ पे जो है गलत हो गया, प्रबंध करती होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रबंधकर्ता दिया है ये आपका जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग अगर कहें तो ये हो जाएगा प्रबंधकर्ती। क्या हो जाएगा, प्रबंधकर्ती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ जा की जगह आपका ती हो जाएगा। ठीक है, प्रबंधकर्ती, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जहाँ पे ई, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आपका जो है पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग उसको चेंज करने के लिए लास्ट में ई आना चाहिए आपका। छोटी ई भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी नेता का जो है, नेता क्या है, ये जो है जो नेता शब्द दिया है इसका बहुवचन रूप बताना है कि जो नेता है उसका बहुवचन रूप क्या होता है। ठीक है, क्या ये नेते होता है, नेतो होता है, नेताओं होता है या फिर नेता होता है। तो आप सभी जानते होंगे, इससे पहले भी हमने बताया था कि जो नेता शब्द होता है ये एक वचन नहीं होता बल्कि ये खुद अपने आप में बहुवचन है। तो इसका जो बहुवचन होगा वो नेता ही होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेता जो है एक बहुवचन शब्द ही है, इसका जो बहुवचन है नेता ही होगा। ऐसा नहीं कि नेता जो है एक वचन है और नेताओं इसका जो है बहुवचन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेता जो है अपने आप में बहुवचन शब्द है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। जैसे ऋतु है, ऋतु एक क्या है, जो है एक शब्द दिया है इसका बहुवचन बताना है। क्या ऋतु का ऋतुएं हो जाता है, ऋतुओं हो जाता है, ऋतुयों ऐसे होता है या ऋतुएं हो जाता है। तो ऋतु एक वचन है, इसका बहुवचन अगर जो है चेंज करें बहुविकल्प में तो ये हो जाएगा ऋतुएं। क्या हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन यानी कि जिसमें ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर यूज ना हो। स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर यूज ना हो। जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, यानी स्वर रहित व्यंजन जो है वो स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब वो क्या कहलाता है। तब वो जो है संयुक्ताक्षर होता है या फिर द्वित्व कहलाता है, तालव्य कहलाता है या फिर स्वर तंत्रीय कहलाता है। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है, वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। नासिका मतलब कि जो जो ऐसे व्यंजन जिनका हम यूज करें तो नाक का जो है यूज हो, एक तरह से कह सकते हैं नासिका द्वारा यूज होते हैं। क्या वो अड़ा है, ज है, ड है या फिर दा है। तो जो नासिका द्वारा यूज होता है वो होता है अड़ा। ठीक है, जैसे अड़ा हो गया, ना हो गया, या फिर जो है इया हो गया, अंगा जो होता है ये हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये नाक से यूज होते हैं। यानी कि इनका जब हम शब्द बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो जो नाक है, नाक का जो है ज़्यादा यूज होता है। जैसे ना हो गया, अड़ा हो गया, इया हो गया, अंगा हो गया, इनमें जो है नाक का यूज होता है। ठीक है, तो ये आड़ा शब्द क्या हो जाएगा, नासिका द्वारा उच्चारित होता है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। निम्न वाक्य जो है विशेषण की किस अवस्था से, यानी यह करेला कड़वा, इसमें कौन सा विशेषण है, विशेषण की कौन अवस्था है, इसमें ये बताना है। ठीक है, यह करेला कड़वा है,
इसमें कौन सा जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? क्या उत्तरावस्था है, मूलावस्था है, उत्तमावस्था है या फिर अधिकावस्था है? तो यह जो करेला है, कड़वा है, इसमें अगर विशेषण की अवस्था की बात करें तो इसमें मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन है? मूलावस्था है। अगर मूलावस्था की अवस्थाओं की बात करें कितनी होती हैं, तो मूलावस्थाओं की जो है जो 3 होती हैं, यानी हिंदी में जो है अवस्थाएं 3 होती हैं। एक होता है आपका मूलावस्था, दूसरा होता है अधिकतर अवस्था और तीसरा है अधिकतम अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेला कड़वा इसमें कौन सा है? तो मूलावस्था है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास सभी जानते हैं, उनके द्वारा एक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई है, कौन सा है? क्या वो रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, अखरावट है या फिर चंद्रसार है? तो तुलसीदास जी द्वारा जो रचित महाकाव्य है आप सभी जानते होंगे, वो है रामचरितमानस। ठीक है, ये इनकी रचना भी है और एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी है। रामचंद्रिका भी तुलसीदास की एक रचना है, अखरावट भी है, लेकिन रामचरितमानस जो है ये एक रचना तो है ही, साथ एक महाकाव्य भी है। ठीक है, तो याद रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ये जो रंगभूमि है ये किसके द्वारा रचित, कौन से लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? क्या ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, या फिर हरिशंकर परिसाई द्वारा रचित है, या फिर धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, या फिर विष्णु शर्मा द्वारा रचित है? तो ये जो रंगभूमि है ये उपन्यास है, किसका है? तो ये है प्रेमचंद का। किसका है? जो लेखक है वो है प्रेमचंद, इनका जो उपन्यास है वो रंगभूमि है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना बताना है। ठीक है, क्या वो परिमल है, नीरजा है, कामायनी है या फिर है अनामिका? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन है? वो है कामायनी। ठीक है, कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य भी है। रचना तो है ही, साथ ही एक महाकाव्य भी है, तो याद रखना है। ठीक है, कामायनी किसके द्वारा रचित है? तो यह है जयशंकर प्रसाद द्वारा। कई बार आपको एग्जाम में अगर जो है जयशंकर ना दिया हो, सिर्फ प्रसाद दिया हो, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रसाद जयशंकर प्रसाद का ही पूरा नाम है। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित जो रचना है वो है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस लेखक को दिया गया था? क्या ये रामदरस मिश्र को दिया गया था, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था, या फिर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था, या मृदुला गर्ग को दिया गया था? 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। किसको दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। अब आता है गद्यांश। हर पेपर में आपको गद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। गद्यांश में एक आपका जो है गद्यांश दिया रहता है, एक स्टोरी के रूप में भी दिया रह सकता है, या फिर एक आपका जो है पैराग्राफ भी हो सकता है। उसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ निर्देश में दिया भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है कि 124 से 128 तक के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो इसी गद्यांश से जो है सॉल्व करने हैं। उनके जो आंसर है इसी गद्यांश में दिए हैं। ठीक है, तो गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर जो है लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया
कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा। मैच के हिसाब से लोग अपने दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजक में कोका कोला भी थी जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त जो आमदनी है वो 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये एक जो है पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बीजिंग ओलंपिक के बारे में या खेलों के महत्व के बारे में खासकर बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। ठीक है, क्या खेलों की दुनिया भूमंडलीकरण के चपेट में आ गई है, सामाजिकरण के चपेट में आ गई है, व्यवसायीकरण के चपेट में आ गई है या फिर आ गई है ओलंपिक। तो इसमें गद्यांश में दिया गया है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो ये आ गई है व्यवसायीकरण में। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये जो है दिया कहाँ पे है तो यहाँ पे साफ साफ दिया है आपका, ये देखो पहले ही दिया है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी है। ठीक है, यानी कि जो खेलों की दुनिया है वो किसके जो है उसमें आ गई है, तो ये व्यवसायीकरण में आ गई है। तो यहाँ पे पहले में ही और पहले लाइन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो ये आ गई व्यवसायीकरण। सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। जो खेल की अर्थव्यवस्था है उसका जो बढ़ावा मिला है किससे मिला है, खेल उत्सव से मिला है, आईपीएल से मिला है, कोडक कंपनी से मिली है या फिर उद्योग से मिला है। तो खेल कंपनियों की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो जो है उसको बढ़ावा किससे मिला है, तो इसको जो बढ़ावा मिला है ये मिला है आईपीएल की बात हुई है तो ये मिला है आईपीएल से। ठीक है, किससे मिला है, आईपीएल से मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है या फिर व्यवसाय पर दिखाई दे रहा है, आम लोगों पर दिखाई दे रहा है या पर्यटन पर। तो पर्यटन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही आम लोगों पर। यानी बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का जो असर है वो किस पर दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है आम लोगों पर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। जो में प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनके बजट का जो असर है वो किस पे हो रहा है, यानी इसका जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं इनका जो असर है किसके बजट पर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे हो रहा है या फिर राष्ट्रीय कंपनियों पे, आम जनजीवन पे या फिर राजनीति लोगों पे। राजनीति की बात नहीं की गई है, आम जनजीवन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा बल्कि हो रहा है ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे। ठीक है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा, तो ये हो रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे। ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस पर जो है असर पड़ रहा है इसके बजट का। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी पर इजाफा हुआ है। क्या ये आयोजकों हैं, आयोजक से हैं, जनता से हैं, लोगों की हैं या फिर सरकार की हैं। तो ये जो विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी पर इजाफा हुआ है, तो ये हुआ है आयोजकों की। ठीक है, किसकी जो है उससे हुआ है, आयोजकों की संयुक्त आमदनी इससे क्या हुई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, इसकी जो है बात की गई थी तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो प्रायोजक से किसकी संयुक्त आमदनी पर इजाफा हुआ, तो जो आयोजक हुए आए थे उनकी जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें 866 मिलियन की बात भी की गई है आपके पैराग्राफ में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जो है जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गद्यांश से नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन दी गई है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। क्या यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है अनुप्रास अलंकार है।
यहाँ पे जो दिया है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछा, इसमें जो है कौन से वर्ड की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये हुई है ता वर्ड की। ठीक है, तरनी में भी ता यूज हुआ है, तनुजा में भी ता यूज हुआ है, तट में भी यूज हुआ है ता, तमाल में भी, तरुवर में भी। तो कहने का मतलब कि एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही वर्ड की जो आवृत्ति है बार बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आज दिन भर वर्षा होती रही, तो यहाँ पे दिन भर में क्या है, रेखांकित है। ठीक है, यहाँ पे दिन भर में बताना है कि कौन सा जो है अव्यय है। यहाँ पे जो दिन भर दिया है इसमें कौन सा अव्यय है ये बताना है। क्या क्रिया विशेषण अव्यय है, या फिर संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर जो दिन भर दिया है, दिन भर में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, ये क्या है, एक अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, आप नानी के घर जाइए, क्या ये होगा, या फिर आप नानी घर जाओ, जी नहीं, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो आप नानी के घर जाओ, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो पहला ऑप्शन होगा कि आप नानी के घर जाइए। ठीक है, ऐसे हम कह सकेंगे, यानी कि जो अशुद्ध रूप है इसका शुद्ध रूप जो होगा वो पहला होगा कि आप नानी के घर जाइए, ये शुद्ध रूप है। एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं, क्या 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सही। एक छंद में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4 चरण। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो होते हैं कितने, 4 होते हैं। अगर छंद की बात करें कि जो छंद है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो इसका सबसे पहले उल्लेख जो मिला है वो मिला है ऋग्वेद में। कहाँ पे मिला है, ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिला है। तो छंद कितने होते हैं, 4 छंद, यानी छंद के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी कि एक मुहावरा दिया गया है उसका सही अर्थ बताना है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होता है, विरोध करना होता है, कोरी धमकी होता है, या फिर धूर्त व्यक्ति होता है, या फिर आरोप लगाना होता है। तो जो गीदड़ भभकी है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कि कोरी धमकी। कोरी धमकी का मतलब होता है कि आप जो है झूठ मूठ का जो है एक तरह से आरोप लगाएं किसी पे, किसी भी व्यक्ति का झूठ का जो है डराएं, या झूठ का डराएं कहने का कह सकते हैं। गीदड़ भभकी का मतलब गीदड़ एक जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर पशु तो होता नहीं है, कमज़ोर पशु होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, कोई भी कमज़ोर व्यक्ति हो, या फिर आपके पास जो है बहुत अच्छे किसी भी चीज़ को जो है बताने के लिए सही तरीका ना हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कि किसी को डराना है, आप डराते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो हो जाएगा गीदड़ भभकी। ठीक है, सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है या सामने वाले के बात में ज़्यादा सच्चाई है और आप उसको झूठ मूठ का डरा रहे हैं, तो वो हो जाएगा कोरी धमकी। ठीक है, गीदड़ भभकी कहेंगे ना कि आप हमें गीदड़ भभकी मत दिखाओ, यानी कि आप हमें डराओ नहीं, झूठ का मत डराओ, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरी धमकी हो जाएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, जो रस है इसका संबंध किस धातु से माना जाता है, स्र से माना जाता है, या फिर क्र से, या फिर यहाँ पे श्री हो गई, ये जो सा लिखा है ये श्री होगा, श्री पढ़ा जाएगा, री है। ठीक है, या फिर क्री से होगा, या फिर प्री से होगा, या फिर मृ से होगा। तो रस का संबंध किस धातु से, अगर धातु की बात करें तो वो है श्री। कौन सा है, श्री है। ठीक है, तो रस का संबंध किस धातु है, तो श्री धातु से है। अगर रस की बात करें कि रस की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 8 रस होते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि 8 रस किसके अकॉर्डिंग है, तो ये जो है रस के जो प्रणेता हैं भरत मुनि, उनके अकॉर्डिंग जो रसों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका जो सही विकल्प होगा ये कर्मवाच्य में बताना है। ठीक है, पहला कि हाथी केला खाता है, इससे होगा, या फिर हाथी केला खा लिया, या फिर हाथी द्वारा केला खाया गया, ये होगा सही। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना का मतलब है कि कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, वहाँ पे आधा रुके, उसके बाद फिर पूरा सेंटेंस पूरा किए, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएं, ठीक है, तो वो होता है आधा रुकना। तो कोई भी सेंटेंस आपने यहाँ पर लिखा और थोड़ा सा रुकने का वहाँ पे रुकना है, तो किस चिन्ह से आप प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा ठहराव लेना है, फिर पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरे एक ही बार में पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ लेना। तो वो कौन सा निशान है? क्या ये कॉमा है, या फिर इस ये वाला कॉमा है, या फिर ये पूर्ण विराम है, या फिर ऐसे है? तो जहाँ पे थोड़ा सा रुकना होता है वो होता है आपका अर्धविराम। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का जो है आपका निशान बना होता है। ठीक है, जहाँ पे आधा रुकना हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वहाँ पे जो है जो अल्प विराम लगाया जाता है वो इस टाइप का लगाया जाता है। ठीक है, और कई बार लोग जो है कामा भी लगा देते हैं, लेकिन जो सही और शुद्ध होता है ये होता है जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव करना हो, रुकना हो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अब दशानन दिया है यहाँ पे एक शब्द, इसका जो सही समास होगा वो क्या है? 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, 10 हैं नान जिसके। तो आनंद का मतलब आंगन नहीं होता है, आनंद का मतलब सिर होता है। क्या होता है? सिर। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात जो रावण है, रावण के 10 सिर थे, ये हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो 10 हैं आनंद जिसके, ये जो है सही होगा, यानी 10 हैं सिर जिसके, तो वो कौन है? रावण। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें जो है दशानन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। ठीक है, यानी कि एक लाइन दिया है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, यानी जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए जो एक वाक्य होता है, एक जो है एक शब्द होता है, वो क्या होता है? एक शब्द होता है। जैसे कोई भी लाइन है उसके लिए हम एक शब्द में बोल देते हैं, उसका पूरा अर्थ एक लाइन के बराबर होता है। ठीक है, जैसे जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? क्या असंभव कहेंगे, या फिर संभव कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, या फिर आजीवन कहेंगे? तो जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसके लिए जो शब्द है वो है क्या? अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अनिवार्य का मतलब कि कंपलसरी है, ये काम करना तो कंपलसरी है, किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, इसको हम टाल नहीं सकते, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। यानी कि इसका जो है अरुण का एक अनेकार्थी यानी और क्या अर्थ होता है? क्या अरुण का मतलब सूर्य होता है, आकाश होता है, या फिर सोना होता है, या फिर गोद होता है? तो अरुण का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य को अरुण भी कहते हैं, जिसे सूर्य को सूरज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो है सन कहते हैं, वैसे ही सूर्य को एक नाम अरुण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? रा रे विभक्ति का मतलब कि जो अधिकरण कारक को हम पहचान सकते हैं, जिस निशान से हम पहचान सकते हैं वो कौन सा होता है? क्या अधिकरण कारक की जो पहचान है, क्या वो रा और रे से पहचान सकते हैं, या फिर से के से, या फिर हे अरे से, या फिर मे पर से? तो अधिकरण कारक का जो पहचान है या फिर जो विभक्ति है वो है में और पर। में और पर क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर पर कोई आया है, तुम्हारे घर पर आया है, तो पर यहाँ पे यूज हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, किताब में कुछ लिखा है, तो में जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अधिकरण कारक की विभक्ति है। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है।
पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी निगेटिव में बताना है। ठीक है, क्या वो अन्य पुरुष है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये बताना है। ठीक है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अति उत्तम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद नहीं है वो है अति उत्तम। अति उत्तम नहीं होता है। ठीक है, अन्य पुरुष होता है, मध्यम होता है, उत्तम होता है, लेकिन अति उत्तम नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया जो है वो भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्या वो सामान्य भूतकाल है, या फिर आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर है वो पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, संपन्न हुई हो, वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है आसन्न भूतकाल। वो कौन सा जो है कौन सी क्रिया है? तो वो आसन्न भूतकाल है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, उस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। कौन सा है? आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें बताना है कि कौन सी क्रिया है। क्या यहाँ पे कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नामधातु है, या फिर संयुक्त क्रिया है? तो यहाँ पे कौन है? पूर्वकालिक क्रिया है। अनु ने देखकर निबंध लिखा है। ठीक है, अनु ने देखकर निबंध लिखा है, इस वाक्य में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कौशल, कौशल का जो सही समान अर्थ है वो कौन सा होगा? क्या दक्षता होगा? बिल्कुल सही। कौशल का जो सही समान अर्थ होगा वो दक्षता होगा। निर्णय नहीं होगा, ज्योतिषना नहीं होगा, चपल नहीं होगा। इसका दक्षता सही ऑप्शन है यहाँ पे। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग हमने बताया था किसी भी शब्द के पहले लगता है, किसी भी मूल शब्द के जो पहले लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अवगुण का जो है, जो मूल शब्द है वो क्या है? वो गुण है। इसका जो पहले जो उपसर्ग है, जो पहले के जो उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है? अव लगा है। तो अव लगा के तो हम इसको अवगुण पढ़ सकते हैं। तो इस समय अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है अव। ठीक है, गुण जो है मेन शब्द है, और इसमें जो अव लगा है वो एक उपसर्ग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी मूल शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, तो वो होता है प्रत्यय। तो यहाँ पे जो प्रत्यय से नहीं बना है वो बताना है। क्या वो लालिमा होगा, टुकड़ी होगा, शक्तिमान होगा, या फिर सफल होगा? तो जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वो कौन सा है? वो बताना है। ठीक है, तो लालिमा में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। ठीक है, लालिमा में जो है क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। टुकड़ी में भी प्रत्यय है, शक्तिमान में भी है, लेकिन सफल में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का तद्भव रूप, यानी जो ग्राम है ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? तो ग्राम का शहर तो होता नहीं है, ग्राम का गांव होता है। गांव जो है एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है ग्राम। ठीक है, तो ग्राम का जो है जो तद्भव होगा वो बी ऑप्शन यानी गाँव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी बंधन का जो विपरीत होगा, उल्टा होगा, कौन सा होगा? क्या बांधना होगा? जी नहीं। क्या बंधन का रिश्ता होगा? जी नहीं। छोड़ना होगा या फिर मुक्त होगा? बांधना का मतलब बांधना और मुक्त मतलब छोड़ देना। तो सॉरी, मुक्त होगा यहाँ पे। ठीक है, बांधना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांध देना, और मुक्त करने का मतलब होता है फ्री कर देना, छोड़ देना। तो इसका जो उल्टा होगा मुक्त होगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुउक्ति, सु प्लस उक्ति होता है, या फिर सा प्लस उक्ति होता है, या फिर सु प्लस उक्ति होता है, या फिर सा प्लस उक्ति होता है। तो यहाँ पे सूक्ति का जो संधि विच्छेद होता है वो सु प्लस उक्ति होता है। ठीक है, कौन सा होता है? सु होता है प्लस उक्ति होता है। ठीक है, उक्ति यहाँ पे ये भी रहेगा।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो पहला ही, इसको हम कह सकते हैं सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे धर्मात्मा, धर्मात्मा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा होगा। जी नहीं, धर्म प्लस आत्मा होगा। धर्म प्लस आत्मा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्मात्मा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये टोटल 37 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको बताना है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, यानी कि आपके इस 37 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं आपको हमें बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप सभी को आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।